नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है आजम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल कर्मयोगी क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को आप लोगों का साइंस का परीक्षा होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं विज्ञान यानी कि साइंस के 50 सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 21 फरवरी को इस 50 ऑब्जेक्टिव में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो अंत तक ज़रूर से देखना है बच्चों। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ बच्चों कि यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इस वीडियो को बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे है कि देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब जो है सो वो बन सकते हैं। तो देखिए कौन सा लेंस ऐसा है जिससे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हो। तो वो एक ही है बच्चों और वो है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी यानी कि रियल और वर्चुअल दोनों तरह के इमेज बन सकते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल और केवल आपके आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज ही बनते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों। देखो मैं आपसे क्वेश्चन बहुत सारे नहीं करवाने वाला हूँ, मैं 50 क्वेश्चंस ही करवाऊंगा, लेकिन आपको वीडियो देखते देखते 100-150 क्वेश्चन तो आराम से ही पता चल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखना है और शुरू से अंत तक देखना जरूर है बच्चों। ठीक है, तो पहले नंबर सवाल का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। इस क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि एक हमारे पास चुंबक है बच्चों और उसको हवा में किसी रस्सी के सहायता से, इस तरह से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मान लेते हैं ये एक चुंबक है, ये इस तरह से एक चुंबक है और इसको किसी रस्सी की सहायता से हम लोग लटका दिए हैं। तो ये किस दिशा में आकर के रुकेगा, यानी आराम की स्थिति में इसकी दिशा क्या होगी, यही सवाल हमसे कह रहा है। तो देखिए ये आपका जो हमेशा रुकेगा बच्चों, ये आपका उत्तर दक्षिण दिशा में यानी कि नॉर्थ साउथ में आकर के ये हमेशा रुकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दूसरे नंबर सवाल का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। तो बताना है हमें यहाँ पर कि कोई भी चीज़ जलती है तो हमें कौन सी गैस यहाँ पर मुक्त होती हुई नहीं दिखेगी। तो देखिए ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों कभी भी अगर हम लोग कुछ भी जलाएंगे तो ऑक्सीजन आपका नहीं निकलने वाला है। बाकी बात कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी गैसें मुक्त होती है। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि कोई चीज़ जलाने के बाद ऑक्सीजन मुक्त होती होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही जो है हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर। क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा। उत्तल दर्पण में आवर्धन, आवर्धन क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। आवर्धन को हम लोग एम से लिखते हैं और वस्तु की ऊंचाई यानी कि यू और भी, ये जो है आवर्धन होता है। और उत्तल दर्पण में जो आवर्धन का महत्तम मान होता है वो 1 होता है और सामान्यतः उत्तल दर्पण में जो आवर्धन होता है वो 1 से कम होगा। क्या होगा, 1 से कम होगा, 1 से कम। चूंकि यहाँ पे हमसे महत्तम मान पूछा गया है तो एक हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। चूंकि बच्चों देखिए वस्तु की जो ऊंचाई होती है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई से हमेशा कम होता है, यानी कि उत्तल दर्पण में जो वस्तु होता है यानी वस्तु का जो इमेज होता है वो छोटा ही बनता है, इसलिए इसका आवर्धन जो है वो 1 से कम ही होता है ना। तो बी वाला यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल है।
देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है। तो दृश्य प्रकाश का जो सबसे प्रभावी रंग है वो होता है बच्चों लाल, चूंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। फिर इसके बाद आता है नीला और इस तरह से होता है। तो सबसे प्रभावी की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो होता है आपका लाल बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। विभक्त वलय क्या होता है, स्प्लिटेड रिंग होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिटेड रिंग बच्चों, स्प्लिटेड रिंग है ना। और ये आपका होता है विद्युत मोटर में विभक्त वलय जो है वो दिशा परिवर्तक यानी दिशा परिवर्तक का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर है प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध को हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो आप ये बताइए कि वह पहले जो संयोजित था वह कौन से संयोजन में संयोजित था। अब देखिए बच्चों हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रतिरोधकों के संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लिया जाता है तब उसका मान जो है यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, तो वह संयोजित था। तो देखिए वो होगा आपका बच्चों समांतर क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग जब जोड़ते हैं यानी कि आर एस में जोड़ते हैं तो इसको लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लेते हैं हम लोग 3 प्रतिरोध था, 1 था, 2 था और 3 ओम का 3 प्रतिरोध था, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए ये 6 ओम हो गया। यदि हम लोग इसमें से एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं तो ये 5 ओम हो जाता है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में घट रहा है तो पक्का ये समांतर क्रम में होगा तभी ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर सवाल ये कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा जब भी आपको प्राप्त करनी होगी तो आप यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो बिल्कुल ही राइट आंसर है बच्चों, ठीक है। यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, यू से इसको डिनोट किया जाता है और 92 जो है इसका परमाणु संख्या होता है यूरेनियम का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी का मतलब समझिए, अपसारी का मतलब होता है फैलाना, यानी कि एक ऐसा लेंस जो कि किरणों को फैलाता हो। तो फैलाने का काम करता है आपका अवतल लेंस। किस तरह से होता है उसको समझते हैं। मान लेते हैं कि जैसे कि ये किरण आ रहा है, ये इस तरह से किरण आ रहा है और ये इस तरह से किरण आ रहा है, तो ये क्या करेगा इस तरह से डाइवर्ज कर देता है, यानी कि अपसारी का मतलब क्या होता है डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तो ये काम करता है आपका अवतल लेंस। एक सवाल आपसे और पूछा जाता है वो क्या है, तो वो होता है उत्तल लेंस के बारे में और इसे हम लोग कहते हैं अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग लेंस, एक ऐसा लेंस जो किरणों को मोड़ देता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। वैसे हमारा राइट आंसर ए होगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब अगला सवाल आता है 10 नंबर, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो देखिए एक प्रिज्म का जो ऊपरी सतह होता है जो हमें दिखाई पड़ता है वो इस तरह से त्रिभुजाकार होता है ना, और बाकी बात इस तरह से हमें लोगों को दिखाई पड़ता है ना। तो ये जो है बच्चों आपका टोटल 5 सतहों से घिरा होता है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है जूल प्रति कूलम बराबर होता है। तो जूल प्रति कूलम जो है इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक कूलम आवेश पर जो इकाई आवेश पर जो कार्य किया जाता है, यानी कि इकाई आवेश पर जो किया गया कार्य होता है उसे हम लोग विभवांतर कहते हैं, यानी कि वोल्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आपका जो हो जाएगा बच्चों वो W यानी कि वर्क बाय Q। इसका मतलब क्या हुआ, इकाई आवेश पर जो किया गया कार्य है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर। जो कि ये सभी चीज़ें क्या है SI यूनिट में लिखा गया है। ये जूल जो है आपका वर्क का SI मात्रक है जूल, और Q यानी कि आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। तो V का हो जाएगा वोल्ट, तो ये 1 वोल्ट के बराबर होता है, यानी कि वोल्ट के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आता है 12 नंबर सवाल कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का हमें यहाँ पे SI मात्रक बताना है। तो ये होता है बेवर, इसको लिखा जाता है WB के रूप में, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल है 13 नंबर, जो दहन कर ऊष्मा यानी जो जल कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो बच्चों उन्हें कहा जाता है ईंधन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको अच्छे से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। चलिए अगला आता है 14 नंबर सवाल कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ बच्चों, और उस ट्रिक के माध्यम से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो उस ट्रिक का नाम है बच्चों उड़ान। मैं यहाँ पे अभी लिख दे रहा हूँ, ये आपको याद रखना है उड़ान। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को यानी कि यू डी को एक साथ लिखना है और ए एन को आपको एक साथ लिखना है। यू मतलब उत्तल लेंस है ना बच्चों, यू मतलब क्या याद रखना है आपको, उत्तल लेंस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। यू फॉर उत्तल लेंस एंड डी फॉर दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए मीन्स अवतल लेंस, ए मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा अवतल लेंस, और एन मीन्स निकट दृष्टि दोष। आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए बच्चों, कभी भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अवतल लेंस में, यानी कि किस दृष्टि दोष में किस तरह के लेंस का उपयोग किया जाता है। ये देखिए यू मतलब उत्तल लेंस, और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो दूरदृष्टि दोष में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है दूरदृष्टि में किसका उपयोग किया जाएगा, तो दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का। ठीक उसी तरह से अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए हम लोग यानी कि अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये उड़ान आपका ट्रिक है, आपको ये याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन पाते हैं, क्या कह रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ आ जाइए, ए फॉर अवतल, एन फॉर निकट। तो यहाँ पे देखिए कहाँ है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। निकट दृष्टि दोष के लिए इसका उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। आगे आता है 15 नंबर, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है उड़ान, आपको तुरंत में समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष यहाँ है, और इसका इस्तेमाल उत्तल लेंस में यानी कि चश्मे में उत्तल लेंस होगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो कितना ये मज़ेदार ट्रिक है, ये आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे बच्चों, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 16 नंबर कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो क्या होता है। तो देखिए लघु पथन को हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट, और इसमें शॉर्ट सर्किट के समय जो विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध जो होता है वो आपका बहुत कम होता है, लगभग जीरो के बराबर हो जाता है, जिसके कारण से विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, और हमें लघु पतन की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए सी वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है बच्चों। अगला है 17 नंबर, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका कर्नाटक है, याद रखना है आपको, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत मतलब बाल दाढ़ी बनाने में, तो बाल दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि ये वस्तुओं का इमेज बहुत बड़ा बनाता है, यानी कि बड़ा बनाता है, जिससे हमें हजामत बनाने में आसानी होती है। अगला है 19 नंबर, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपको लिखना है उड़ान। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको याद रखना है। उड़ान लिखना है, निकट दृष्टि दोष दिख गया तो निकट में अवतल लेंस का उपयोग हम लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 20 नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक तो डायोप्टर होता है। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 21 नंबर, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, कहीं कहीं पे किरण पुंज कहते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट 22 नंबर सवाल है कि ओम के नियम क्या कहते हैं, या फिर ओम का नियम निहित क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भी समानुपाती आई होता है, जब समानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है आर, और आर क्या है यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो भी इज इक्वल्स टू आई आर, बी में दिया गया है, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट किसका होता है बच्चों, विभवांतर का। ओम क्या है, प्रतिरोध का। जूल क्या है, कार्य या फिर ऊर्जा का एसआई मात्रक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है, 24 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जनित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 25 नंबर सवाल है, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्ट मीटर से हम लोग नापते हैं विभवांतर को या फिर विभव को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल 26 नंबर, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है 27 नंबर कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है बच्चों, है ना, ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ दुर्बल अम्ल को पहचानने के लिए। तो बच्चों जैसा कि जब भी आप लोगों को कार्बनिक यानी कि हाइड्रोकार्बन जिसमें जुड़ा होगा वो अम्ल जो है दुर्बल अम्ल होता है। बाकी बात HCl, H2SO4, HNO3 ये सभी के सभी आपके प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पे जब भी आपको हाइड्रोकार्बन साथ में दिख जाएगा तो वो क्या होंगे, यानी कि इसको कार्बनिक अम्ल कहा जाता है, ये दुर्बल ही होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी के सभी आपके प्रबल अम्ल है। आपको बी वाला ऑप्शन यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। तो देखो जहाँ पे ज़्यादा टाइम देने का रहेगा मैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे करके आपको समझाऊंगा, इसलिए आपको बोर नहीं होना है बच्चों, आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना है, ठीक है ना। 29 नंबर सवाल, निम्नांकित में कौन उपधातु है। उपधातु आपको यहाँ पे बताना है कि कौन है। तो देखिए फेर यानी कि लोहा है, कॉपर है, निकल है और आर्सेनिक है। तो देखिए आर्सेनिक जो है आपका ये उपधातु है यानी कि मेटलॉइड है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 30 नंबर सवाल, निम्नांकित में किस धातु का जो विस्थापन है उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। अच्छा लोहा जो है ये कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है यानी कि कम पावरफुल है। जब पावरफुल है यानी कि क्रियाशीलता श्रेणी को हम लोग देखते हैं तो लोहा उसमें इन सब से कम है। लेकिन तांबा इसको बोलते हैं कॉपर, कॉपर जो है वो लोहा से कम अभिक्रिया यानी कि कम क्रियाशीलता है, इसलिए लोहा जो है वो उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को शायद मैंने बताया होगा रिएक्शन, जिसमें देखिए क्या होता है, Fe होता है प्लस CuSO4, ये क्या करता है लोहा यानी कॉपर को विस्थापित करता है और बना लेता है SO4 और कॉपर को अलग कर देता है। तो यही यहाँ पे आपको समझना है। तो तांबा को ही ये क्या करता है विस्थापित कर देता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 31 नंबर है कि खरिया का रासायनिक सूत्र है। तो खरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 होता है। खरिया का और संगमरमर का भी सूत्र यही होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो खरिया क्या होता है बच्चों, चौक आप लोगों ने देखा होगा, चौक जिसे हम लोग ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, तो यही है, ठीक है ना। तो यही खरिया जो है, खरिया जो होता है बच्चों वो नर्म होता है यानी कि चूर्ण होता है। और संगमरमर का भी यही सूत्र है ना। तो संगमरमर क्या होता है कठोर होता है और वो पत्थर होता है चमकीला। दोनों में डिफरेंस यही है बस, और कुछ नहीं है। 32 नंबर, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो वेल्डिंग में इथाइन गैस का उपयोग होता है जिसको हम लोग एसिटिलीन के नाम से जानते हैं, है ना। एसिटिलीन भी दे देगा आपको तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एसिटिलीन जो है ना बच्चों वो इथाइन का सामान्य नाम है और इसका फॉर्मूला होता है C2H2, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण जो है सो प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, एक गाढ़ा पदार्थ बनता है जो कि पेंदी में जाकर के चिपक जाता है और ये अविलेय होता है यानी कि सॉल्यूशंस में नहीं घुलते हैं, ये नीचे जाकर के बैठ जाता है, अवक्षेप होते हैं, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपको याद रखना है। अगला है 34 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए बेकिंग सोडा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा, ये खाने वाला सोडा होता है, ठीक है ना। और इसका जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है NaHCO3, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन है तो हम लोग कह देते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है 35 नंबर, क्या कह रहा है 35 नंबर, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है।
लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करते हैं। देखिए लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। जब हम लोग इसको गर्म करते हैं यानी कि इस तरह से, तो क्या क्या बनता है, देखिए PbO यानी कि लेड ऑक्साइड बनता है, और NO2 बनता है, और साथ में आपका O2 भी बनता है ना। तो देखिए क्या क्या बन रहा है, O2 बन रहा है, लेकिन सिर्फ O2 नहीं बन रहा है, NO2 भी बन रहा है, लेकिन सिर्फ NO2 नहीं बन रहा है। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। NO2 और N2 तो नहीं बन रहा है, N2 तो बन ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए डी में, डी वाला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि NO2 और O2 यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये बन रहा है। ओके बच्चों, तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे 36 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है बच्चों CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसमें आधा जल का अणु होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ये इसका सूत्र है, और ये विजातीय यौगिक होता है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है बच्चों। ओके 37 नंबर, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम है बच्चों, और सोडियम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सोडियम क्योंकि बहुत ही अभिक्रियाशील है, इसलिए हम लोग मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन में इसको डुबा करके रखते हैं। अगला सवाल, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, द्रवावस्था में होता है। यहाँ पे देखिए अधातु पूछ रहा है, तो अधातु होता है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु में आ जाएगा, और एक धातु में भी है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होता है, वो होता है बच्चों पारा, ठीक है। इसको हम लोग Hg यानी कि हाइड्रा गायरे बोलते हैं, और इसको हम लोग मरकरी के नाम से भी जानते हैं बच्चों, ठीक है। ये किस में आएगा, तो ये धातु है, और ब्रोमीन जो है आपका ये अधातु है बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, तो कभी अधातु में पूछ लेता है, तो कभी धातु में पूछ लेता है, तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है। फिलहाल हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल, कि सीसा और टिन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा क्या है, तो Pb, और टिन क्या है, Sn। इन दोनों के मिश्रण से जो मिश्र धातु बनता है वह क्या कहलाता है, वही चीज़ हमको यहाँ पे बताना है, तो वो कहलाता है सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है आपको। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए दो है, एक है लिथियम और दूसरा होता है सोडियम। ये बहुत ही नर्म होते हैं, जिससे हम इसको चाकू की सहायता से काटे जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 41 नंबर क्या कह रहा है, कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, जिनमें हमको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा सिग्मा होगा और कौन सा पाई होगा। देखिए इथिलीन है, इसमें इन आ रहा है, इन में क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच। चूंकि हमको पहले ही बता दिया गया है, तो हमें दिक्कत की कोनो बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, तो इसमें आपको समझना क्या है, डबल बॉन्ड जो है बच्चों, ये इसमें पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई होता है। यदि किसी कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें पहला हमेशा आपको याद रखना है, पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, फिर दूसरा बॉन्ड पाई होगा, और तीसरा बॉन्ड भी पाई होगा। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यानी कि ये क्वेश्चन हमको देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध है, तो इनमें मौजूद कौन कौन सा बंधन मौजूद है। तो देखिए पहला क्या होगा, ये सिग्मा और ये पाई, ये सिग्मा एक पाई है, यानी कि एक सिग्मा और एक पाई आबंध इथिलीन में मौजूद है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला सवाल 42 नंबर, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, ये भी चीज़ हमको बताना है। चलिए इथेन का सबसे पहले हम, जब भी आपसे सहसंयोजक आबंध की संख्या पूछी जाएगी, तो आपको उसका फॉर्मूला लिखना होगा। तो देखिए इथेन 2 नंबर पर आता है, यानी इसमें 2 कार्बन होंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। एन आ रहा है, यानी कि इसका सूत्र होगा H2N प्लस का 2। देखिए कार्बन की संख्या 2 होगी, और हाइड्रोजन 2 गुना से 2 अधिक, यानी कि 2 दूना 4, 2 6, इसमें 6 हो गया। अब चलिए हम लोग इसका सूत्र लिखते हैं कैसे। देखिए ये एक एक कार्बन है, और ये एक कार्बन, दोनों जुड़ गया। अब बाकी के 3 बॉन्ड सब बनाने वाला है। देखिए ये और ये। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें बॉन्ड जोड़ते हैं। देखिए 1 बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे
टोटल 7 सहसंयोजक बंधन जो है सो वो बन रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको देखना होगा कि कितने बंधन बना रहा है। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, तीनों पूछा जाता है। एक होता है CnH2n प्लस का 2, दूसरा होता है CnH2n, तीसरा होता है CnH2n माइनस का 2। तो ये देखिए, यही हमसे पूछा गया है। ये होता है बच्चों आपका एल्केन, है ना। ये क्या है, एल्केन है। ये क्या होता है, एल्कीन होता है। तीनों याद रखना है कभी भी, यानी कि आपसे कोई भी पूछा जा सकता है ना। और तीसरा होता है एल्काइन, है ना, एल्काइन। ओके बच्चों, तो ये तीनों को आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए, पहला हमारे पास क्या है, CnH2n+2, तो ये होगा आपका एल्केन का सूत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नीला थोथा हमसे पूछा जा रहा है कि नीला थोथा, जिसको हम लोग तूतिया कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों, वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि CuSO4 × 5H2O। इसमें 5 जल के अणु होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और पूछा जाता है बच्चों आपसे हरा थोथा के बारे में, है ना, हरा थोथा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, चूंकि पूछा जाता है। तो ये होता है बच्चों आपका FeSO4 × 7H2O, यानी इसमें 7 जल के अणु होंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है। उदर्ग मतलब क्या हुआ, सीधा जो लाइंस होते हैं इस तरह से, तो ये क्या है, उदर्ग स्तंभ कहलाते हैं। और उदर्ग स्तंभों को हम लोग कहते हैं बच्चों वर्ग। ठीक है, और इस तरह से जो लेटी हुई होती है लाइंस, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों आवर्त। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि दोनों चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पे उधर पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्ग जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल 46 नंबर। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी में जो पहला वर्ग है, जो कि हाइड्रोजन से शुरू होता है, हेलीना के रब से फरियाद, है ना। देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी जो है ये आपके पहले वर्ग के सदस्य है। और इन सभी को बच्चों कहा जाता है क्षारीय धातु, यानी कि अल्कलाइन मेटल्स। और पहला को क्या कहते हैं, तो क्षारीय धातु कहते हैं। और दूसरा जो वर्ग है, दूसरा वर्ग में कौन कौन आते हैं, तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, RZ, है ना। तो ये दूसरा है, और इसको हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। पहले को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, और दूसरे को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्योंकि दोनों पूछा जाता है, मैंने इसलिए बता दिया है, तो याद रखना है आपको बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल 47 नंबर। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का, इसको बोलते हैं हम लोग धोबिया सोडा, यानी कि धोवन सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 जो है आपका सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। पूछा जाता है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। तो सबसे कठोरतम तत्व है हीरा, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 39 नंबर। अक्रिय तत्व निम्नलिखित में से कौन है। इसमें से हम लोग को बताना है कि कौन जो है वो नोबेल गैस है या फिर अक्रिय तत्व, यानी इनएक्टिव में एलिमेंट है। तो वो होता है आपका हीलियम बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो, यानी कि 18वां जो ग्रुप होता है उसमें कौन कौन आता है। देखिए, हेनी यानी कि हीलियम, नियॉन, हेनी अर यानी आर्गन, क्रिप्टॉन, हेनी अर कर, जेरोक्स रंगीन, यानी कि क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन। ये क्या है, अक्रिय तत्व होते हैं, इन्हें नोबेल गैस कहते हैं। ये 18वां ग्रुप का तत्व होता है। बी वाला ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है ना बच्चों। आगे 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया है। तो किस आधार पर जो हमारा आधुनिक यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको वर्गीकरण किया गया है, कौन से आधार पे। तो हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोग परमाणु संख्या के आधार पर बांटे हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों, मैंने ये बताया है आप सभी के लिए 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इस वीडियो को देख करके आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।